कि मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था, इन्होंने भी कभी नहीं सोचा था। तो हाँ, एक्चुअली पर मैं नंदिता मैम का हमेशा फ़ैन रहा हूँ एज़ एन एक्टर जब ये काम करती थी। और फिर जब इन्होंने फ़िल्में डायरेक्ट की, दोनों फ़िल्में मैंने देखी हैं, फिराक और मंटो। उन फ़िल्मों को देखने के बाद तो मैंने लाइफ़ में जब पहले भी नहीं सोचा था, और वो 2 फ़िल्मों को देखने के बाद तो मैंने कभी ख़्याल भी नहीं आया कि ऐसे सीरियस सिनेमा बनाती हैं ये। जी। हालाँकि खुद ये पर्सनल लेवल पे बहुत फ़नी भी हैं, और हमने बड़ी मस्ती भी की है इस फ़िल्म को शूट करते हुए। बट थैंक यू नंदिता मैम एंड थैंक यू समीर सर फॉर टुक मी सो सीरियसली। और हमने एक छोटी सी कोशिश की है, एक अपने देश की, अपने लोगों की एक कहानी कहने की कोशिश की है। जैसे नंदिता मैम ने कहा कि हमारे जितनी भी फिल्में बनती हैं, कहीं ना कहीं हमारी हिंदुस्तान की जो अपनी स्टोरीज होती हैं कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती हैं। बनती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनती, पर ये जब आप देखेंगे फिल्म तो आई थिंक हर कोई अपने हर कोई रिलेट कर पाएगा। ज़रूरी नहीं कि वो फूड डिलीवरी राइडर ही हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी शायद कहीं ना कहीं नौकरी खो देते हैं, या ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद वो मन से नहीं करना चाहते, वो कुछ और करना चाहते हैं। तो जब आप पूरी फिल्म देखेंगे फिर आपको पता चलेगा। आई एम श्योर, और अभी ट्रेलर देखेंगे सर यहाँ पे, लेकिन उससे पहले मुझे पता लगा है वी हैव अ सरप्राइज फॉर ऑल दीज अमेजिंग पीपल हियर। आपकी तरफ से कुछ होने वाला है, कुछ सरप्राइज बोला था मुझे। मेरी तरफ से सरप्राइज? हाँ। मैं खुद दुनिया में सरप्राइज आया हूँ, मुझे क्या। व्हाट वाज द कैरेक्टर लाइक? क्या लेयर्स थी जिसमें घुसना पड़ा, एंड आर यू आउट ऑफ इट, और जस्ट लाइक द जेंटलमैन हियर सेड ही स्टिल इनटू इट? आई थिंक हमें हर कैरेक्टर में कहीं एक कोई चीज़ मिल जाती है जो आप अपनी पर्सनालिटी या अपनी किसी चीज़ से जोड़ सकते हो। तो प्रतिमा की तरह आई थिंक प्रतिमा बहुत होपफुल है एज अ पर्सन, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, और वो मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। मुझे हर चीज़ में सिल्वर लाइनिंग First and foremost, you know, नंदिता दास इनिशिएटिव्स, तो ऐसे ऐसे इनिशिएटिव लेने की वजह से ये नाम है, बिकॉज ये बड़ा यूनिक सा है अपने आप में। जी, मैंने जब मैं मंटो बनाने वाली थी तब मुझे अचानक कहा गया कि अच्छा, मैं अगर प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मेरे पास एक कंपनी होनी चाहिए। मेरे पास कोई कंपनी नहीं थी। तो मुझे वैसे भी कई चीज़ों में दिलचस्पी है, तो मुझे लगा मैं उसको नंदिता दास प्रोडक्शन क्यों बनाऊँ। मैं तो अपने नाम से ही नहीं बनाना चाहती थी। थोड़ा ऐसे हमेशा कोई बोलता है तो मुझे ऐसे छुपने का थोड़ा सा मन करता है कि कोई अच्छा सा नाम सोचना चाहिए था, बट 1 घंटे में वो कंपनी बनानी थी। तो मैंने सोचा इनिशिएटिव्स, यानी आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, अलग अलग क्रिएटिव चीज़ों का सहारा ले सकते हैं अपनी बात कहने के लिए। तो इस वजह से ये नाम पड़ा उसका। अब इस इनिशिएटिव की बात करते हैं, ज़्वेगाटो। ये मेरी दूसरी फिल्म होगी जी। इस एनडीआई के तहत। नंदिता मैम ने जब इस फिल्म के लिए मुझे अप्रोच किया तो आई थिंक कोई हमारा क्योंकि मैं इनके काम का फ़ैन रहा हूँ, जैसे मैंने अभी बताया, तो 50% तो मैं वैसे ही अंदर से मान चुका था कि ये जो भी लाएंगे। बिकॉज जब आप किसी को बड़ा एडमायर करते हैं, जब आप किसी के काम को बहुत पसंद करते हैं, तो एक भरोसा होता है कि ये जो भी करेंगी, क्योंकि बहुत लिमिटेड करते हैं। ऐसा नहीं कि हर साल 2 फिल्में बनाती हैं ये अपने प्रोजेक्ट को पूरा टाइम देती हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये था कि अगर ये ऐसा सोच रही हैं तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। हमने बहुत सारी बातें भी की थी, तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कुछ अनजान सिचुएशन में आ गए। कपिल की सबसे ज़्यादा खासियत, आज वो इतने पॉपुलर क्यों हैं, मतलब सिर्फ एक 9 साल 10 साल, कितने साल हो गए आपके शो को? बहुत साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल के बाद भी जब वो जिस तरह से रिलेट करते हैं उनकी ऑडियंस के साथ, जिस तरह उनकी हंसी आंखों तक पहुंचती है, तो ऑब्वियसली एक आप अच्छे अगर इंसान हो, आप अगर लोगों की दुनियाओं से अभी भी जुड़े हुए हो, आप आम आदमी अब रहे नहीं, लेकिन आम आदमी की पूरी जर्नी के साथ आप अच्छी तरह से कनेक्टेड हो, तो उसमें बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। और मैं एक्टर भी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये जो स्किन में आना, चाहे शहाना की बात हो चाहे इनकी बात हो, ये दोनों, पहली बात तो बहुत ही उम्दा इंसान है, उसी से 50% ऑफ काम तो उसी से हो जाता है। दूसरी बात है कि दोनों जब समझते हैं अपनी अपनी भूमिका को, कैरेक्टर्स उनके लिए कुछ अलग दुनिया के लोग नहीं थे। रिलेटेबल जब कैरेक्टर्स होते हैं तो इमोशंस तो यूनिवर्सल होती हैं। तो अगर आपको मैं कह दूं कि भाई इनका ये स्ट्रगल है, ये सीन है, जब ये एक बार कॉस्ट्यूम में आ जाते हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं, तो खुद ब खुद बहुत चीज़ें हो जाती हैं। और परफॉर्मेंस तो एक बहुत ही कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। किसी ने अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया, आप बता नहीं पाएंगे कि वो एक्टर की वजह से था या डायरेक्टर की वजह से था या सही म्यूजिक कब टोन आया या एडिटिंग, तो ये कोलैबोरेशन से एक फिल्म करनी, उसके बाद एक अच्छी कोई स्क्रिप्ट आएगी, या फिर उसके बाद आई विल बी टेकिंग सम फिल्म, और किस तरह की स्क्रिप्ट यू आर लुकिंग आउट फॉर? सर मुझे ना जो लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं कि मेरी ये स्ट्रेटजी रहेगी
इस फिल्म के बाद मैं ऐसी करूँगा। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरी ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। सबसे पहली फिल्म जो मैंने करी थी, मेरे दोस्त और मेरे हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, अनुकल्प गोस्वामी अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी लिखी हुई थी। क्योंकि हम लोग बहुत सारा समय साथ में बिताते हैं, तो इन्होंने जब मुझे सुनाई किस किस को प्यार करूं, तो मुझे मज़ेदार लगी। पहली फिल्म थी, मज़ा आया। दूसरी फिल्म जो बनाई फिरंगी, वो मेरे दोस्त हैं राजीव, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने डायरेक्ट की थी। वो भी हमने दिल से ही किया जो काम किया, कभी ऐसा सोच के नहीं किया। उसमें मैं प्रोड्यूसर खुद था फिरंगी के टाइम, तो हमने वो भी एक दिल से बनाया था प्रोजेक्ट। कभी ये सोच के नहीं किया कि अच्छा हम बिजनेस करने वाले हैं या इससे ये कमाई होगी, तो हम थोड़ा दिल से ही सोचते हैं। तो ये फिल्म भी जब नंदिता मैम ने सुनाई, ये भी दिल को ही लगी। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि टीवी पे इतना प्यार मिला है, 3 महीने के लिए हमने अपना शो बनाया था और इस साल उसको 10 साल हो गए हैं। तो जैसे आपने कहा ना कि सीरियस कैरेक्टर में आने के लिए भी लोग बिलीव नहीं करते कि नंदिता ने कैसे बिलीव किया, ये कॉमेडी में भी नहीं करते थे। तो जब चैनल को हमने अप्रोच किया, नो 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 24 एपिसोड्स आर इनफ, जो चलने लग गया तो फिर आई भी नहीं पूछने वो जो हमारी। तो ऐसा होता है, और कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी साथ देता है जब आप अपना काम शिद्दत से करते हो, मेहनत से करते हो, दिल से करते हो। सो ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं रही सर, दिल से जो चीज़ अच्छी लगी। टीवी में बड़ा मुश्किल होता है व्हेन यू प्रोड्यूस बाई वीकली शो, एवरी वीक यू हैव टू प्रोड्यूस 2 एपिसोड्स, और उन 2 एपिसोड्स के पीछे जो मेहनत लगती है उसमें अलग पूरा एक वीक जाता है। लेकिन जब हमें कुछ करना होता है तो हम लोग फिर उसको प्रायोरिटी बना लेते हैं, फिर चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। इसके लिए भी हमने बैंक बनाया अपने शो का, ताकि पीछे टेलीकास्ट इशू ना आए, और एक दिल में था कि ये फिल्म हमने करनी है। I would ask you, is there a larger story? I mean, how it's relevant? Is there like a larger picture, like unemployment during pandemic that has been rising even now? Is there something? I mean, definitely there's a lot of anxiety, not just in India, but world over about unemployment. You know, ये सबकी दिक्कतें हैं। या तो आप अनएम्प्लॉयड हैं, या जो काम कर रहे हैं, जैसे कपिल ने भी पहले बताया था कि जो आप काम नहीं करना चाहते हैं मजबूरी में कर रहे हैं। You know, so this is a global anxiety. This is in our country as well, and this is a film that addresses it. और स्पेशली जो हमारे पुराने जो ट्रेडिशनल वर्किंग स्पेसेस थे, जहाँ पर कॉलीग्स होते हैं, आपके साथ काम करने वाले 10 लोग होते हैं, कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं, आपके पास बॉस होते हैं, कुछ आप उनसे अगर कोई दिक्कत है तो शायद उनके पास जा सकते हैं। ये जो नए जो गिग इकोनॉमी की वजह से एक जो नया फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जो अच्छा भी है क्योंकि बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल भी रहा है, लेकिन उसके साथ उसके अपने चैलेंजेस भी हैं। आप अकेले चले जा रहे हैं, आपके पास बस एक फ़ोन है, और हमारे जैसे देश जहाँ पर इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी और इस सब का इतना पता नहीं है, या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इसमें एक टेक्नोलॉजी और एक ट्रेडिशनल सोसाइटी, इसका जब एक मिक्सअप हो जाता है तो कुछ अलग सी चीज़ हो जाती है, अलग से नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं जो हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम उससे कैसे जूझें। So it's also about that world, but yes, it's definitely addresses not just in their characters, but पूरे context में एक वो unemployment की एक anxiety शायद आपको दिखेगी जो आप relate कर पाएंगे। सर पहले तो ये है कि ये फिल्म की जो कहानी है, जैसे समीर सर ने कहा कि इसमें आपको कहीं हंसी भी आएगी, कहीं आप सीरियस भी हो जाएंगे, कभी आपको उसके साथ एक हमदर्दी भी होगी। सारे रंग हैं जो ज़िंदगी में होते हैं, और बाकी इसमें मैसेज ये है कि शायद हम सबकी ज़िंदगी में जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि सबकी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने अपने लेवल पे सबकी ज़िंदगी में कुछ हर्डल्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन उसको लेके बैठ जाना और उसी को लेके रोते रहना, ये भी ज़िंदगी नहीं है। सो आगे बढ़ते जाइए, अपना काम करते जाइए। कुछ चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसका आप कुछ कर नहीं सकते हो। सो आप आप अपना काम करते जाइए शिद्दत से, कहीं ना कहीं भगवान को अपना काम करने दीजिए। तो ये इस